बता देते हैं काम। ठीक है, तो हम लोग ने ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ लिए थे, हाँ कि ना? यही थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हाँ, अब आ गए स्क्रीन में पूरे। नहीं, अभी भी नहीं है, अब आ गए। बस इतने ही थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ से यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन की बात की, फिर ये के दो प्रकार होते हैं, टेम्परल यानी क्या कहते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। फिर नेचुरल में पढ़ लिए तीन चीजें होती हैं। कौन सी होती हैं वो तीन चीजें? periodic abstinence, coitus interruptus and basically lactational amenorrhea। फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल के अंदर पढ़ा टेम्पररी और परमानेंट, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये पढ़ा। अभी हम लोग तो पहले एक चीज बात करनी है, एक चीज बात करनी है मुझे। सिंपल सी बात है और बहुत आसानी से हो जाएगी, समझ में भी आएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या बोले हम लोग ने? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपके हो किस चीज को बचाते हैं? प्रेगनेंसी होने से बचाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर क्या करते हैं? आपकी प्रेगनेंसी होने से बचाते हैं। यस सर, यस सर, प्रेगनेंसी होने से बचाते हैं। तो ये बताओ, ये किससे बचा रहे हैं? प्रेगनेंसी होने से। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने इवन दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाए, या आपने गलती से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाना भूल गए, तो क्या आप में प्रेगनेंसी हो जाएगी? आंसर है यस। कैसे सर? आप तो बोले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाए। अरे कई बार पीरियड लेट तो लेते हैं, 100% नहीं लेता, पर यानी 100% सिर्फ परमानेंट जो मेथड है, टर्मिनल मेथड है, वो प्रोवाइड करते हैं। पर उसके अलावा जितने भी मेथड है वो ऑलमोस्ट 100% तक ही कर सकते हैं, पर 100% नहीं कर सकते। तो वो एक दो चांसेस जो है उनमें प्रेगनेंसी हो सकती है। यस सर। या आप गलती से इंटरकोर्स कर लें, कैजुअल इंटरकोर्स कर ले हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर ले हैं और आप प्रेग्नेंट हो गए, हाँ कि ना? प्रेगनेंसी हो गई फीमेल में, हाँ कि ना? यस सर। पर ये प्रेगनेंसी क्या उसकी तो वो चाहती थी हो? क्या वो कंसीव करना चाहते थे कपल? आंसर है नहीं। तो इस प्रेगनेंसी से, इस अनवांटेड चाइल्ड से कैसे बचा जा सकता है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? मतलब अभी वो कोइटस कर लेते, इंटरकोर्स कर लेते तो रिलीव देयर सेक्सुअल डिजायर, बट ड्यू बट वो किसी कारणवश वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, हाँ कि ना? अब उनकी फाइनेंशियल तो ऐसी नहीं है कि दादा हैं वो उस बच्चे को पाल पाए, या उनकी फाइनेंशियल वेल्थ है भी इतनी कि वो पाल लेंगे आराम से, पर उनका प्लान नहीं है अभी पालने का, हाँ कि ना? तो इस समय अब प्रेग्नेंट हो गए हैं, तब इस समय इसे टर्मिनेट करना, मतलब प्रेगनेंसी तो खत्म करने के लिए अब आपको किसकी लगेगी? एक मेडिसिनल प्रोफेशनल, मतलब आपको एक डॉक्टर की हेल्प लगेगी। किसकी हेल्प लगेगी? अब इस चीज को खत्म करने के लिए आपको एक डॉक्टर की हेल्प लगेगी। सर क्या हम खुद से खत्म नहीं कर सकते? आंसर है कर सकते हैं। पर क्या वो लीगल है? आंसर है नहीं, हाँ कि ना? तो इसे अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी डॉक्टर से, और इसी चीज को बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी तो क्या बोला जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब सर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी के समय करेंगे? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। मान लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, उसका प्री डिग्री एनालिसिस किया गया, और क्या कहते हैं, उसमें निकला कि ये बच्चे 100 होगा तो इसमें 100% चांसेस है डिजीज आने के, हाँ कि ना? तो डिसऑर्डर आने के, मेंटली रिटार्ड होगा, तो ऐसे बच्चे तो जन्म देने से बजाय, एक जिंदगी को ऐसे पूरी जिंदगी भर तड़पाने के बजाय लोग क्या यूज करते हैं? मेडिकली टर्मिनेट करवा देते हैं, मेडिकली टर्मिनेट करवा देते हैं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, या प्रेगनेंसी होने के बाद टर्मिनेशन है, इसे बोलते हैं हिंदी में बच्चा गिलाना। इसे क्या बोलते हैं? बच्चा गिलाना, हाँ कि ना? हिंदी में क्या बोलते हैं इसके लिए? टर्म क्या यूज होता है? बच्चा गिलाना। अब इवन दो ये आपको थोड़ा सा बुरा साउंड ऑफ कर सकता है, क्योंकि इससे कुछ बुरी चीजें की गई हैं,
या और हम लोग भारत में रहते हैं तो एक हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है जो पूरे भारत को जोड़ती है। तो आप तो न्यूज़ मिलती होगी, तो उसमें बच्चा गिरा दिए इल्लीगली, ये सब भी सुनते होगे। तो आप तो ये जो शब्द है इसके अलावा आपको एक नेगेटिविटी बंधी हुई दिखती होगी। पर ये जो है अगर मैं इसके मेडिकल एस्पेक्ट में जाऊं, तब जो लीजन्स आते हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। समझ में आया? यस सर। अब क्या होता है, पढ़ते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डेटा पढ़ते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब की जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, प्रेगनेंसी कर ले, प्रेगनेंसी खत्म कर ले, मतलब ये कंडीशंस हो सकती हैं कि आपने क्या देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए होंगे पर वो फेल हो गए तो आप प्रेग्नेंट हो गए, या आप कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लेते तो आप प्रेग्नेंट हो गए। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, हाँ कि ना? ये सर, इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा फीटस में, तो आप चाहते हैं कि हम उस बच्चे की लाइफ क्यों खराब करें, चाह देते हैं तो जन्म देके उसे प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट करवा देते हैं, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया। तो क्या मेडिसिनल ये क्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अननोइंगली करता है कोई कपल? आंसर है नहीं। ये क्या होता है? इंटेंशनल होता है। ये क्या होता है? एक इंटेंशनल एक्ट है। एक इंटेंशनल एक्ट है, हाँ कि ना? क्या है ये? इंटेंशनल है, मतलब कि आप जानते जुनाते ये करते हो, आपको पता है कि इससे टर्मिनेशन होगी, प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये कैसा एक्ट है? इंटेंशनल एक्ट है, हाँ कि ना? ये सर, कैसा एक्ट है? इंटेंशनल एक्ट है, हाँ कि ना? तो अब इसमें इंटेंशनली क्या देते हैं, टर्मिनेशन करवाते हैं प्रेगनेंसी का, हाँ कि ना? हाँ कि ना? बर्थ होने से पहले। अब इसे और क्या बोला जा सकता है? इसे बोला जा सकता है, मतलब प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को एबॉर्शन बोलते हैं। तो इसे एक और टर्म बोला जा सकता है, इंड्यूस एबॉर्शन। इसे और क्या बोला जाता है सकता है? इंड्यूस एबॉर्शन, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब सर ये क्या कहते हैं, अ, एक और रीजन इसमें आ सकता है, फोर्थ रीजन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने का, कि इवन तो प्रेगनेंसी हो गई है, पर डॉक्टर से जब चेकअप करवाया गया तो पता चला कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो मदर की जो लाइफ है उस पे हार्म लगेगा, इवन फीटस की लाइफ पे भी हार्म लगेगा। जो क्रिटिकल सिचुएशन है तो उस समय एक चीज चुनी जाती है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज की थी आपकी 1971 में। कब लीगलाइज की थी? 1971 में आपकी लीगलाइज हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। पर ऐसा नहीं थी उस समय ये बोले थी जाओ जिसे भी करवाने करवा लो, नहीं। स्टिलेट रूल्स थे, स्टिलेट कानून थे, हाँ कि ना? क्यों? ताकि इसका मिसयूज ना हो। मिसयूज कैसे होगा? जैसे ही पहले क्या होता था, हमने एमनियोसेंटेसिस मैंने बताया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो उसमें क्या होता था, उसमें आप एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट फीटल सेल को निकाल लेते हैं और उससे उस बच्चे उस फीटस का जेंडर पता कर लेते हैं। अब उस फीटस का जेंडर पता चल जाता है तो आप क्या करते हैं, अगर फीमेल रहती है, फीमेल फीटस रहता है तो उसे पहले टर्मिनेट कर दिया जाता था, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ये जो चीजें हैं उसे टर्मिनेट कर देना, फीमेल फीटिसाइड कर देना, हाँ कि ना? फीमेल फीटस को मार देना, गर्भ में ही एक महिला की यानी एक फीमेल की एक नारी की हत्या कर देना, ये जो है ये एक पाप है, ये इलीगल है, हाँ कि ना? तो इस और उस समय बहुत ज्यादा किया जा रहा था। तो उससे बचाने के लिए कि अब मेडिकली उसे टर्मिनेट ना कर दें, इन लोग की बोले कि मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं तो आप डॉक्टर की हेल्प से वो का पाप कर लें, तो ये ना कर सके, इसीलिए स्केलेट रूल्स लाए गए, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब ये 1971 में इसे लीगली क्यों किया गया? ताकि जो इलीगल फीमेल पेटिसाइड हो रहते हैं ना उन्हें पकड़ा जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके, उनके ऊपर रोक लगाई जा सके, हाँ कि ना? यस सर। तो एमटीपी ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इसे एमटीपी भी बोला जा सकता है। तो इसे कब कब किया जा सकता है? सिंपल सी कंडीशन वापस से डिस्कस कर लेते हैं। एक है जब मदर की लाइफ रिस्क में हो, कोई सीरियस इलनेस या डिफेक्टनेस फीटस में आ गई हो, हाँ कि ना? यस सर। या वेप विक्टिम हो, ये भी है, पांचवी क्या हो सकता है?
पांचवा हो सकता है कि फीमेल का लेप हो गया हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ये आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो हो गए हो, फेल हो गए हो। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो एनसीईआरटी कुछ डेटा देती थी, नियरली 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर की जाती हैं, हर साल की जाती हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हाँ कि ना? इसका वन फिफ्थ, इसका वन फिफ्थ, इसका क्या? वन फिफ्थ। वन फिफ्थ मतलब, इसका वन फिफ्थ मतलब 10 मिलियन अराउंड किधर की जाती है? इंडिया में की जाती है। इसका वन फिफ्थ इंडिया में की जाती है। अब लोगों को लगेगा यार, जनरली एक स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि इतना ज्यादा इंडिया में। अबे देखो तो यार, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है ये भी देखो। इंडिया की पॉपुलेशन अब शायद चाइना को भी क्रॉस कर गई है। तो ये देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि मानना, यहाँ पे ये एक एरिया है, यहाँ पे 10 लोग जो हैं, 10 कपल जो हैं, उनमें से 2 कपल वो करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? मेडिकल टर्मिनेशन करवा रहे हैं। और यहाँ पे 1,000 लोग हैं, और इनमें से सिर्फ 20 कपल टर्मिनेशन करवा ले। हाँ कि ना? तो कौन ज्यादा करवा ले? सिंपल सी बात है यार, ये ज्यादा करवा ले। पर अगर रेशियो देखूं तो 2/10 मतलब 1/5 कपल वो करवा ले मेडिकल टर्मिनेशन, और इधर देखूं तो इधर 1/5 से बहुत कम करवा ले। हाँ कि ना? मैं ये नहीं बोला कि यही कंसेप्ट है, पर ये भी एक कारण है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। 2017 में अराउंड तादे दे इसके जो एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये कुछ चेंजेस लाएगा, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए। हाँ कि ना? वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस क्या है? कि बेसिकली समझने की बात है कि आप जो मेडिकल टर्मिनेशन है, आप जो मेडिकल टर्मिनेशन है वो 24 वीक्स तक ही कर सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद तक। 24 वीक्स तक ही क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 6 महीने, 24 वीक्स मतलब 6 मंथ, इसके बाद करना बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है मदर और फीटस की दोनों की लाइफ के लिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब 24 वीक्स तक आप कर सकते हैं, इवन दो 24 वीक्स तक के बाद आपको करना अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। पर एक्चुअल में बता देते हैं, 3 महीने तक ही, प्रेगनेंसी के 3 महीने तक ही आपका जो मेडिकल टर्मिनेशन है वो सेफ होता है, क्योंकि इसके बाद प्लेसेंटा बन जाता है इसके 3 महीने के अंत तक। तो उसके बाद 3 महीने के बाद करने के लिए बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन रहती है, तभी की जाती है। अगर आप तो नॉर्मली करवाना है तो आप 3 महीने तक में करवा सकते हैं। पर अगर 3rd मंथ के बाद की प्रेगनेंसी है, 3 महीने हो चुके हैं, फिर आप टर्मिनेट करवाना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तब आपको और ज्यादा लीजनिंग देनी पड़ेगी, और ज्यादा लीजन देना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो जैसे आप 3 महीने तक करवा लें तो आपको सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेगा, मतलब एक डॉक्टर लगेगा। पर आप 3 महीने के बाद करवा लें, 3 महीने के बाद करवा लें तो आपको कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। 2 डॉक्टर्स की जानकारी लगेगी, और दोनों के बीच में एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे कुछ रूल्स है। हाँ कि ना? समझ में आया? तो ये होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या सर इतना सही था? हाँ इतना सही था। ये इतना सही टॉपिक है। तो अल्लो तो ये याद रखना है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंटेंशनली करवाते हैं। आप प्रेग्नेंट हो गए हैं पर आप तो कंसीव नहीं करना है चाइल्ड, तो आप करवाते हैं। दूसरी बात, ये इसे इंड्यूस अबॉर्शन भी बोला जा सकता है। 1971 में बता देते हैं, इसके ऊपर कुछ स्टेट कानून ला के गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज किया था, ताकि हम फीमेल पेटिसाइड तो चेक लग सके। मैंने इनके रीजन बता दिए किन किन कंडीशन में की जा सकती हैं। दूसरा कि अराउंड 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन पर ईयर किए जाते हैं अराउंड दी वर्ल्ड। उनका उनमें से 1/5 मतलब 10 मिलियन टर्मिनेशन इंडिया में किए जाते हैं। 2017 में जो इनमें वो आया था, एक्ट में चेंजेस आया था, उसके हिसाब से
पहला रूल उसमें ये बोलता है कि आप छठे महीने तक ही एमटीपी करवा सकते हो, उसके बाद करवाना लीगलाइज नहीं है। और अगर आप जाना चाहें तो तीसरे महीने तक ही सेफ रहता है। और आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। आप तो उसका कंसेंट होना चाहिए, उसका लेटर होना चाहिए, उसके द्वारा लिखा गया एक वो लेना चाहिए नोट कि हाँ मेरे सुपरविजन के अंदर ये किया जा रहा है, मैंने ये एडवाइस किया है ऐसा करके। हाँ कि ना? यस सर। और अगर आप 3 महीने के बाद, 3 महीने और छठे महीने के बीच में करवा लें तब आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत लगती है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हार्म पहुंच सकता है फीमेल की बॉडी को। उस समय फीमेल की बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। समझ में आया? यस सर। अब सर ये 3 महीने का क्यों चुने, तो 3 महीने के अलाउंड के एंड तक आपका प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। और प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है मेडिकली टर्मिनेट करने में। और उससे छठे महीने के बाद तो इम्पॉसिबल ही है, उससे फिर बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? यस सर। अभी तो बात कर ले हम लोग की जो बच्चा नहीं करना चाह रहे। हाँ कि ना? या जो तो उनके बारे में हम लोग ने कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की, फिर हम लोग ने बता देते हैं उसकी बात की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ कपल ऐसे रहते हैं जो बच्चा करना चाह रहे पर कंसीव नहीं कर पा रहे। उन कपल्स के साथ जो केस होता है वो होता है इनफर्टिलिटी का केस। वो क्या होता है? इनफर्टिलिटी का केस। इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी होती है बेसिकली समझने की बात है। इनफर्टिलिटी क्या होती है? हाँ कि ना? यस सर। इनफर्टिलिटी क्या होती है? मान लेते हैं एक कपल है, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, वो 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए हुए मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो क्या अब 2 साल तक कर लें तो कभी ना कभी तो उनके चांसेस होंगे कंसीव करने के, वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। अब वो लगातार 2 साल से तलाक कर ले पर वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन को बोला जाता है इनफर्टिलिटी, मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है, उनके गैमेट्स में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे। कई बार शारीरिक वो नॉर्मल भी रहता है, सब चीजें नॉर्मल रहती हैं, पर सिर्फ लक रहते ही कंसीव नहीं कर पा रहे। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ प्रॉब्लम रहती है। जैसे फीमेल में जो ओवम निकल रहा है वो सही का नहीं निकल रहा। फीमेल में ओवम निकल रहा है वो फर्टिलाइज हो रहा है पर वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा। फीमेल में निकल रहा है वो इम्प्लांट हो रहा है पर प्रेगनेंसी टिक नहीं पा रही। मेल का स्पर्म ही फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, तो स्पर्म काउंट सही है पर स्पर्म डिफेक्टिव है, या स्पर्म सही है पर स्पर्म का काउंट बहुत कम है सीमेन में, या ताकत है सीमेन में स्पर्म का काउंट भी कम है और स्पर्म भी डिफेक्टिव है। हाँ कि ना? तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रही। हाँ कि ना? ये सब कंडीशंस हो सकती है। तो इस समय इस चीज को बोला जाता है इनफर्टिलिटी थी। 2 साल तक आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लें, उसके बाद भी आप चाइल्ड या बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? हाँ कि ना? तो इनफर्टिलिटी के कारण बहुत से हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी के कारण आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, जेनाइटल भी हो सकते हैं, कोई डिजीज हो गई हो। हाँ कि ना? आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, आपकी कोई और मेडिकेशन चल रही हो जिसके कारण कंसीव ना कर पा रहे हो, आप में जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हो, या मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहे हो। हाँ कि ना? तो उसके कारण आप में हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। बहुत से कारण हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनफर्टिलिटी का कारण हमेशा फीमेल होगी, बहुत से टाइम मेल भी होते हैं। तो जो इनफर्टिलिटी का कारण है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसमें फीमेल की गलती है, दोनों की गलती है। यानी दोनों में गलती किसी की नहीं है, प्रॉब्लम आ सकती है। इट्स ऑल अबाउट हमारी जो बॉडी है उसमें कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो इनफर्टिलिटी आपकी कंसीव ना कर पाने की, ये 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। हाँ कि ना? ये सर। प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है कि आप कोई भी अभी तक आप तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। हाँ कि ना? ये सर। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है?
आपका एक बच्चा हो चुका है या 2 बच्चे हो चुके हैं, अब आपको और बच्चे करने, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, हाँ कि ना? समझ में आया? तो अगर आपका कोई भी बच्चा नहीं हुआ, आपका पहला ही बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वो हो जा रहा है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और आपके बच्चे हो चुके हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी, और उसके बाद करना चाह रहे हैं आप, और नहीं कर पा रहे, तो उसे बोला जाता है सेकेंडली इनफर्टिलिटी। उसे क्या बोला जाता है? सेकेंडली इनफर्टिलिटी, हाँ कि ना? इनफर्टिलिटी, हाँ कि ना? यस सर। तो इनफर्टिलिटी को आप मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। ये मैं ऑब्वियस सी बात है यार, ये मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इसे मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। कई बार ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकती और आपको कुछ और रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अगर आपको बच्चा चाहिए ही तो आप एडॉप्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको खुद से कंसीव करने हैं बच्चे, कि ना, आपको खुद के जीन्स के बच्चे चाहिए, कि ना, तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स लगती हैं। और वो स्पेशल टेक्निक आपको क्या करनी है? असिस्ट करनी है कंसीव करने में, बच्चा पैदा करने में। तो इन टेक्निक्स तो बोला जाता है, इन टेक्निक का नाम क्या है? इन टेक्निक का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आगे ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आगे ना, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लॉजीज, ठीक है? तो ARTSR, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये जो है, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, समझ में आया? ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है? 2 प्रकार की होती हैं, हम लोग दोनों को बात करेंगे। क्यों नहीं हो रहा? ठीक है? तो ये 2 प्रकार की होती है, दोनों के ऊपर हम लोग तो बात करना है। दोनों के ऊपर हम लोग को बात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा एक वो बना लेंगे, क्या बना लेंगे? ऐसी एक, ठीक है? ये हो गया। सर इतना क्यों चोचला कर ले? अरे सही से लगेगा, नोट समझने में भी प्रॉब्लम आती है। ये नोट जो है ये आगे काम आएंगे। हम लोग तो अभी का नहीं, हम लोग तो फरवरी का सोचते हुए चलना है कि फरवरी में जब हम लोग रिविजन करेंगे तब हमारे क्या काम आएगा, हाँ कि ना? तो पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, पहला क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, यस सर, फर्टिलाइजेशन टेक्निक, ठीक है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, टेक्निक खुद से जोड़ लेना, ठीक है? तो इसे बोला जाता है आईवीएफ। इसे क्या बोला जाता है? आईवीएफ। इससे तो आजकल बहुत ज्यादा प्रचार होता है इसका, तो सुने ही होगे ना, ठीक है? अब दूसरा होता है इन विवो, इन विवो, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसे आईवीएफ नहीं बोल सकते, समझ में अगर आईवीएफ बोला जा रहा है तो उसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही होना, हाँ कि ना? यस सर। तो पहली बात हम लोग तो आज की जरूरत पड़ी क्यों? आज की जरूरत पड़ी क्यों, वो पहले हम लोग तो समझने की बात है।
मैंने क्या बोला कि या तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा या आपको फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। अब फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा, बहुत से कारण हो सकते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी डाउन है, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो कम है, स्पर्म की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। दूसरा बता देते हैं स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म का काउंट जो है वो कम है सीमेन में, या किसी कारणवश स्पर्म बन ही नहीं रहा, स्पर्म बन ही नहीं रहा मेल में, आखिर ना तो सीमेन में स्पर्म है ही नहीं। या हो सकता है ओवम जो है, ओवम ही नहीं बन रहा फीमेल में, ओवम ही नहीं बन रहा फीमेल में, बता देते हैं ओवली सही से डेवलप हुई नहीं। या आप बोल सकते हैं ओवम जो है उसकी क्वालिटी कम है, मतलब वो डिफेक्टिव है, हाँ कि ना, ओवम की क्वालिटी कम है मतलब डिफेक्टिव है, हाँ कि ना। ये 5 कारण हो सकते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होने के। या आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, या इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, या अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो प्रेगनेंसी ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रही, हाँ कि ना, इम्प्लांटे प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रही, हाँ कि ना। तो ये कारण होते हैं आपके आज को अपनाने के, हाँ कि ना। यस सर, क्योंकि ये जो चीज़ें ये आप मेडिसिन से जनरली डिलीट नहीं कर पाते, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आई इतनी बात। यस सर, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आप समझना कि बेसिकली समझो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझने से पहले मैं ये समझा देता हूँ इस इन सब से कैसे डील किया जाएगा। कि अगर आप बोल रहे हैं कि स्पर्म की क्वालिटी बहुत कम है, स्पर्म की क्वालिटी अब बहुत कम है, तो आप क्या लें, सीमेन लें और उसमें से अच्छे स्पर्म छांट लें, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, स्पर्म का काउंट बहुत कम है तो आप सीमेन ले और उसमें से स्पर्म निकाल लें, हाँ कि ना। यस सर, अगर आप में स्पर्म बन ही नहीं रहा मेल में तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप तो किसी और का स्पर्म लेना पड़ेगा, स्पर्म डोनर का यूज करना पड़ेगा। आप ये ऊपर के 2 में भी स्पर्म डोनर का यूज कर सकते हैं अगर फादर का कंसेंट हो तो। अब अगर ओवम नहीं बन रहा तो आप तो किसी फीमेल से ओवम लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। आप ओवम नहीं बनना तो आप तो किसी फीमेल से ओवम लेना पड़ेगा, या आपकी ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप तो अच्छी क्वालिटी के ओवम का इंतजार करना पड़ेगा, या फीमेल से ओवम लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मदर कंसेंट, हाँ कि ना। यस सर, और आप क्या करेंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे उन्हें, आप उन्हें फर्टिलाइज करवाएंगे, ओवम को फर्टिलाइज करवाएंगे किससे, बता देते हैं स्पर्म से। तो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन आप क्या करें, ओवम भी कलेक्ट कर ले, स्पर्म भी कलेक्ट कर ले और एक टेस्ट ट्यूब में करवा दें, या ओवम और स्पर्म दोनों को फीमेल रिप्रोडक्टिव लैब में ट्रांसफर करवा दें और वहां पे फर्टिलाइजेशन करवा दें, हाँ कि ना। तो अब जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 जगह करवा सकते हैं, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव लैब में या टेस्ट ट्यूब में। अगर आप टेस्ट ट्यूब में करवा लें तो वो कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव लैब में ही करवा लें तो वो कहलाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया अंतर? यस सर, समझ में आया अंतर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आप जब आस टेक्निक अपनाते हैं, ARTS आस के टेक्निक अपनाते हैं, तो इसमें आप जो फर्टिलाइजेशन है वो टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं। तो जो जाइगोट बनता है वो टेस्ट ट्यूब में बनता है, इसीलिए इस टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जा सकता है, इस टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जा सकता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, अब इतनी बात समझ में आई। अब इन 2 टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इन 2 टेक्निक में क्या होता है, इन 2 टेक्निक में क्या हुआ, आपकी जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही क्योंकि उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, और अगर इम्प्लांटेशन हो जा रहा है तो प्रेगनेंसी ज्यादा दिन टिक नहीं पा रही, तो इसके कारण उनमें हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वो मेडिसिन से डिलीट हो जाएंगे। अगर आप ARTS आस अपनाए मतलब वो मेडिसिन से डिलीट नहीं हो रहे, मतलब फीमेल के यूट्रस में ही प्रॉब्लम है, हाँ कि ना। तो या तो फीमेल के यूट्रस में बता देते हैं, आप किसी और फीमेल का यूट्रस ले लें, यानी किसी और फीमेल को बोल दें अपना वो करने दे क्या, आप अपना
बच्चा कैरी करने के लिए, कंसीव करने के लिए, हाँ कि ना? तो उसे बोला जाता है सेरोगेट मदर। उसे उन फीमेल को क्या बोला जाएगा? सेरोगेट मदर, हाँ कि ना? समझ में आई इतनी बात, हाँ कि ना? या मेडिसिन का यूज करते अगर तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद का यूट्रस यूज कर सकते हैं, हाँ कि ना? तो सेरोगेट मदर की कंडीशन में क्या किया जाता है? सेरोगेट मदर की कंडीशन में जनरली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज की जाती है। इन विवो फर्टिलाइजेशन बहुत रेयरली यूज किया जाता है सेरोगेट मदर के कंडीशन में, पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ज्यादातर यूज किया जाता है, हाँ कि ना? ताते थे अभी बीच में कोई सा केस पढ़ रहा था ना मैं, तो उसमें आया था कि दाते थे हैं उसमें एक केस स्टडी थी कि बाहर से फॉरेन से लोग आते हैं टू हायर सेरोगेट मदर इन इंडिया, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली समझने की बात है, एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, हाँ कि ना? इसमें ओवम डाल दिया जाता है और स्पर्म डाल दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइडेड रहता है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? समझ में आया, हाँ कि ना? और फिर उसमें जाइगोट बनता है। क्या बनता है इसमें? इसमें फिर आपका जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है, हाँ कि ना? अब जाइगोट जो है वो क्या डिवाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, तो एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। अब एम्ब्रियो में मैंने बताया था मॉल्यूला और वो बताते थे मॉल्यूला और ब्लास्टोमियर, ये सब जो स्टेजेस लेती हैं, ब्लास्टोसिस की जो स्टेजेस लेती हैं, हाँ कि ना? ब्लास्टोमियर की स्टेज बता देते हैं, ब्लास्टोसिस की स्टेजेस लेती हैं। तो इन अगर मॉल्यूला या बता देते हैं एट सेल्ड स्टेज है, अगर एट सेल्ड स्टेज है, एक सेल्ड स्टेज है, तो मैंने फीमेल लिपो यानी ह्यूमन लिपोसक्शन में बताया था कि एक सेल्ड स्टेज में जो ये ओवम है वो कहाँ लेता है? ऑब्वियस सी बात है, वो फेलोपियन ट्यूब में लेता है। तो अगर एक सेल्ड स्टेज है तो इसे किधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो जी हम लोग तो चाहिए कि नॉर्मल हिसाब से प्रेगनेंसी हो, तो जिस सेल का स्टेज हम लोग ट्रांसफर करेंगे एम्ब्रियो को, उसी जगह करेंगे जहाँ पे वो नेचुरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उस समय रहता है। तो इस समय ये जनरली फेलोपियन ट्यूब से नीचे डिसेंड कर रहा रहता है, हाँ कि ना? तो इसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में, हाँ कि ना? अब अगर 8 सेल्ड से ज्यादा होगा, 8 टू 32 सेल्ड स्टेज रहेगा, 8 टू 32 सेल्ड स्टेज रहेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो इस समय 32 सेल्ड स्टेज क्यों? क्योंकि 32 के बाद जैसे ही 64 बनेगा उस समय तो इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस की कंडीशन में। तो आप तो 8 से 32 1 से 32 के बीच में ही ट्रांसफर करना है। अगर 1 से 8 सेल्ड स्टेज तक में तो आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे। अब अगर 8 से 32 सेल्ड स्टेज है तो आप किधर ट्रांसफर करोगे? अंदर तो पता है ये किधर रहता है, ये यूटरस में रहता है। ये किधर रहता है? ये यूटरस में रहता है। इस समय जो एम्ब्रियो है वो किधर रहता है? वो यूटरस में रहता है। तो इसे किधर ट्रांसफर किया जाएगा? यूटरस में किया जाएगा। इसे किधर ट्रांसफर किया जाएगा? यूटरस में किया जाएगा। समझने की बात है, अगर ये इसे यूटरस में किया जाएगा। तो जब इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो इस समय इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जिफ्ट। इसे क्या बोला जाता है? जिफ्ट, हाँ कि ना? इसे क्या बोला जाता है? जिप्ट बोला जाता है। जिप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट इंटला फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंटला फेलोपियन ट्रांसफर, हाँ कि ना? तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो है, जाइगोट मतलब फर्स्ट सेल्ड स्टेज, ये सिंगल सेल्ड स्टेज, या अर्ली एम्ब्रियो मतलब 8 सेल्ड स्टेज तक के एम्ब्रियो को, 8 ब्लास्टोमियल्स के एम्ब्रियो को आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, या तो सेम मदर के या सेलोगेट मदर के, हाँ कि ना? यस सर। और 8 से 32 सेल या 8 से 32 ब्लास्टोमियल वाले स्टेज वाले एम्ब्रियो को आप किधर ट्रांसफर करते हैं? यहाँ पे जिप्ट में तो जाइगोट भी ट्रांसफर हो जाता है सिंगल सेल, पर यहाँ पे यूटस में हमेशा 8 टू 32 सेल वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। तो इसे क्या बोला जाता है? IUT, इंटला यूटेलाइन ट्रांसफर। इसे क्या बोला जाता है? इंटला यूटेलाइन ट्रांसफर, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर।
अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज की जाती है कि ये ओवम है, हाँ कि ना, सेकेंडली यूज ओवम है, तो इसके अंदर डायरेक्टली बता देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म डाल दिया जाता है इसके साइटोप्लाज्म में, हाँ कि ना, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है और फिर जाइगोट बनता है, हाँ कि ना, समझ में आया। तो ये टेक्निक भी इंटरा यानी आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अपनाई जा सकती है। ये बात नहीं बोलना है कि जिप्ट किस में आल है, बता देते आपकी इन विट्रो में आल है, और भूलोगे भी नहीं, अगर याद रखोगे कि इन विट्रो में आप जाइगोट ट्रांसफर कर लें या एम्ब्रियो ट्रांसफर कर लें तो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करवा ही चुके हैं। आईयूटी भी नहीं बोलोगे तो दी इंटरला यूटेलाइन ट्रांसफर में आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा ले हो 8 to 32 सेल्ड स्टेज वाला, हाँ कि ना, समझ में आया। समझ में आया, एकदम बेसिक से समझाया हूँ इसमें। अब इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या कर लें, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव तलैक में ही आपका बता देते हैं ओवम, इवन आपका स्पर्म ट्रांसफर कर दे ले, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड दी फीमेल बॉडी हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड फीमेल बॉडी, वो कहाँ हो रहा है, इनसाइड फीमेल बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है इसमें, इनसाइड फीमेल बॉडी, हाँ कि ना, यस सर। अब ये फीमेल बॉडी सेम मदर भी हो सकती है, सैरोगेट मदर भी हो सकती है। तो इसमें बताओ, अब अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी करवाओगे तो सिंपल सी बात है, आप क्या ट्रांसफर करोगे, आप गैमेट्स ट्रांसफर करोगे। आप क्या ट्रांसफर करोगे, गैमेट्स ट्रांसफर करोगे, हाँ कि ना, क्या ट्रांसफर करोगे, सिंपल सी बात है कि आप गैमेट्स ट्रांसफर करोगे, हाँ कि ना, आप गैमेट्स ट्रांसफर करोगे, हाँ कि ना, गैमेट्स ट्रांसफर करोगे तभी तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होगा, हाँ कि ना, यस सर। तो समझने की बात है, समझने की बात है, समझने की बात है। तो इसमें क्या किया जाता है कि गैमेट्स ट्रांसफर है तो ये भी दो टेक्निक इसमें यूज हो सकते हैं, इसमें भी दो तरीके यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेप्ट और आईयूटी यूज हो रहे हैं ना, तो इसमें भी दो तरीके यूज हो सकते हैं। ये जो है, पहला जो मैं तब बताने जा रहा हूँ, गिफ्ट, ये क्या है, इसे क्या बोला जाता है, गिफ्ट, हाँ कि ना। पहला क्या मेथड बता रहा हूँ, गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, गैमेट इंटला फेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट क्या है, गैमेट इंटला फेलोपियन ट्रांसफर, हाँ कि ना। ये जो गिफ्ट है इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिप्ट से, पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तो हम लोग तो बेसिस से बताई थी, जिप्ट में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है, और अगर एम्ब्रियो या जाइगोट ट्रांसफर हो रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है, और फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है मतलब वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है। गिफ्ट में आपका गैमेट्स ट्रांसफर होगा, पर कैसे ट्रांसफर होगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ओवली है, ओवली में, ओवली से फेलोपियन ट्यूब में शायद ओव्यूलेशन हो नहीं पाला, या ओवम सही जगह पे आ नहीं पाला, तो क्या करते हैं, फीमेल की ओवली से ओवम निकाल लिया जाता है और उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर सेम मदर के भी किया जा सकता है, इवन सेलोगेट मदर के भी किया जा सकता है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया, समझ में आया। अब ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो ओव्यूलेशन कर रही हैं पर ओवम सही से पहुंच नहीं रहा, सही से टिक नहीं रहा, या वो ओव्यूलेशन कर ही नहीं पा रही, हाँ कि ना, समझ में आया, समझ में आया। पर उनका फेलोपियन ट्यूब क्या सुटेबल मीडियम दे सकता है फर्टिलाइजेशन के, आंसर है ये, तो उनमें गिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा टेक्निक इनमें क्या है, दूसरा टेक्निक इसमें है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरा टेक्निक इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे तो हम लोग ने ओवम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हाँ कि ना, ये सर। अब स्पर्म से रिलेटेड ट्रांसफर बता देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हाँ कि ना। ठीक है, फिर अब स्पर्म से रिलेटेड ट्रांसफर सॉल्व करते हैं। अब स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो स्पर्म को अब ट्रांसफर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेलेक्ट में। तो मैंने क्या बोला, अगर स्पर्म काउंट कम है तो स्पर्म कलेक्ट कर लो, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना। या आपके पेनिस में इलेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, मतलब कि इलेक्ट नहीं हो वाला पेनिस किसी कारणवश, तो उस प्रॉब्लम तो बोलते हैं इलेक्टाइल डिसफंक्शन। तो उसमें सही से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा सीमेंट वेजाइना में, या उसका स्पर्म काउंट कम है, हाँ कि ना,
तो आप क्या करेंगे, इस सीमेन ले लेंगे उसका सैंपल और फिर उससे स्पर्म ले लेंगे और फिर उसे आर्टिफिशियली सीमेन को इंजेक्शन के थ्रू इंसेमिनेट कर देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव तलैब में या वेजाइना में। इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हाँ कि ना। अगर आप या तो आप सीमेन तो ट्रांसफर कर दे वेजाइना में, या आप अगर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा ही कम है तो आप यूट्रस में उसे डायलेट ट्रांसफर कर दें, हाँ कि ना। तो अगर आप उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, अगर आप उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं, तो वहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक और नाम पड़ जाता है जिसका नाम है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, IUI, हाँ कि ना। तो IUI तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं IUT से। IUT है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और IUI है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म का होगा, गैमेट्स का होगा, इसीलिए ये इन विवो में आता है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, लोग इसे वो बनाते हैं हुआ, एकदम सिंपल से में पता चल गया हम लोग तो, हाँ कि ना। यस है, हाँ कि ना। सिंपल सा पले समझ में भी आ गया, भूलना नहीं है, बस भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज के ऊपर। कुछ डिजीज ऐसी रहती हैं जैसे एड्स, HIV, ये जो हैं ये सेक्सुअली ट्रांसफर्ड होते हैं। क्या सिर्फ एड्स और HIV ट्रांसफर होते हैं? आंसर है नहीं। बहुत से डिजीज बता देते हैं और इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें STDs या STIs बोला जाता है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपके बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो डिजीज है ये आपको जनरली एक बार में नहीं दिखते। ये क्या करते हैं, आप जैसे ये उन कंट्रियों में ज्यादा फेमस रहते हैं जहाँ पे वन नाइट स्टैंड मल्टीपल पार्टनर रखना बहुत ज्यादा कॉमन। इसका लाइफ अभी यूथ में ये इंडिया में भी दिखेगा, तो वो सब पाप इंडिया के लोग भी करना चालू कर दिए। वही वेस्टर्न फ्रीडम ही फ्रीडम है, यहाँ पे मर्यादा में रहना फ्रीडम नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वापस आते हैं बैक टू दी टॉपिक कि STDs क्या होते हैं। STDs जो हैं वो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज। तो जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको पता नहीं कि आपको आपके पार्टनर जो STD है कि नहीं, उस पार्टनर को भी नहीं पता STD है कि नहीं, क्योंकि STD जो डिजीज है वो एक बार में अपना इफेक्ट नहीं दिलाते, वो धीरे धीरे बॉडी में बिल्डअप होते रहते हैं, उसके पैथोजन बहुत ज्यादा नंबर बढ़ते रहती है और अचानक से आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके सिम्टम देखने तो मिलते हैं। तो जब तक आपको सिम्टम नहीं देखने तो मिल रहे तो आपको लगेगा यार डिजीज हुई ही नहीं है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया, समझ में आया, यस सर। तो इसीलिए इसे साइलेंट डिजीज भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? साइलेंट डिजीज भी बोला जाता है, हाँ कि ना। STDs के कारण ही आजकल लोग कहते थे मैरिज के समय मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट भी मांगते हैं, हाँ कि ना। ये सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लोग अपने आप को बचा के चलना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल से भी मांगा जाता है, मेल से भी मांगा जाता है। अब इसमें गुस्सा होंगे यार कि कैसे मांग रहे हैं, वो तुम्हारी दिक्कत है। वो अपने आप को बचा के चलेगा, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, या इसे वेनेरल डिजीज भी बोला जा सकता है, इसे वेनेरल डिजीज भी बोला जा सकता है, हाँ कि ना। वेनेरल डिजीज भी बोला जा सकता है, या आप बोल सकते हो कि ये लिपोडक्टिव तलैक इन्फेक्शन है, आपके लिपोडक्टिव तलैक में होने वाला इन्फेक्शन है, हाँ कि ना। लिपोडक्टिव तलैक इन्फेक्शन है, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आई इतनी बात। लिपोडक्टिव तलैक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन खुद से लिख लेना, मैं INF लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इन्फेक्शन है, समझ में आई इतनी बात। यस सर। अब होता क्या है, ये जो STDs है ये बहुत ज्यादा कॉमन है 15 से 24 ईयर ऑफ एज में। क्यों? क्योंकि इसकी अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं रहती, इसकी अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं रहती। 15 से 24 ईयर्स ऑफ एज अराउंड द वर्ल्ड ये बहुत ज्यादा कॉमन है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा टीनेजर्स में इसी अराउंड 15 से 18 के अराउंड ही टीनेज का एज पड़ता है और 25 तक दिमाग सही से डेवलप होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो ये कहा कहते हैं 15 से 24 ईयर्स ऑफ एज तक आपको लगता है कि आप बहुत बड़े सुरमा हो, फिर उसके बाद पता चलता है कि आप कुछ भी नहीं हो।
तो इस समय अवेयरनेस कम होने के नाम से ये जो डिजीज है, ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड देखी जाती है। अब मैंने बताई यदि इसे साइलेंट डिजीज क्यों बोला जा सकता है, तो एसटीडी जो है इसके पैथोजन बहुत अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एड्स जो है वो वायरस से होता है तो हर एक एसटीडी वायरस से ही होगा। ये बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, हाँ कि ना? समझ में आया? तो हम लोग कुछ बैक्टीरियल एसटीडीज के बारे एसटीआईज के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया एसटीआईज के बारे में। पहला है सिफिलिस। पहला क्या है? सिफिलिस। हाँ कि ना? पहला क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस है क्या? सिफिलिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है? सिफिलिस है क्या ये नहीं जानना है, हम लोग तो ये जानना है कि किसके द्वारा कॉज किया जाता है। तो तिलिपोनैना बोला था, टीपोनेमा, तिलिपोनेमा पैलिडम, टीपोनेमा पैलिडम के द्वारा ये कॉज किया जाता है, हाँ कि ना? यस सर। तो ये बैक्टीरियल एसटीआई है, बैक्टीरियल एसटीडी है। दूसरा बैक्टीरियल एसटीडी क्या है? गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। गोनोरिया के बारे में आपको जानना है क्योंकि ये आगे दिया हुआ है दूसरे चैप्टर में, ठीक है? तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। गोनोरिया में क्या होता है? अगर फीमेल को गोनोरिया है तो ये न्यू बॉर्न में बता देते, न्यू बॉर्न में क्या हो जाता है? ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्यों ब्लाइंडनेस हो सकती है? क्यों? क्योंकि अगर मदर को गोनोरिया है तो ड्यूरिंग द बर्थ या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आई में इन्फेक्शन हो जाता है, आई में इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए इसे ट्रीट करने के लिए अगर चेक किया लिया जाता है, अगर फीमेल को गोनोरिया है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे 1% एजी एनोटेली का सॉल्यूशन दिया जाता है। 1% एजी एनोटेली मतलब बाय वेट एजी एनोटेली का वाटर में क्या देते हैं? सॉल्यूशन दिया जाता है इसे ट्रीट करने के लिए, हाँ कि ना? यस सर, ये जानना है। दूसरा, ये किससे कॉज होता है? ये नीसेलिया गोनोरिया से कॉज होता है। ये किससे कॉज होता है? नीसेलिया गोनोरिया से कॉज होता है। किससे कॉज होता है? नीसेलिया गोनोरिया से ये कॉज होता है। किससे कॉज होता है? नीसेलिया गोनोरिया से ये कॉज होता है, सिंपल सी बात है। तीसरा जो बैक्टीरियल एसटीडीज है वो है कैनक्लॉइड। वो क्या है? कैनक्लॉइड, हाँ कि ना? वो क्या है? कैनक्लॉइड है, हाँ कि ना? यस सर, वो क्या है? कैनक्लॉइड है। CANCLOID, हाँ कि ना? CHANCLOID, हाँ कि ना? किसी तो स्पेलिंग सही से समझ में नहीं आ रही हो तो रिपीट कर दिया। तो ये किससे कॉज होता है? हीमोफिलियस ड्यूलेशियाई से कॉज होता है। ये तो इन लोग के नाम ऐसे है ना, हीमोफिलियस, हीमोफिलस, हाँ कि ना? ये आई है हीमोफिलस ड्यूसेलाई से कॉज होता है, हाँ कि ना? समझ में आया? यस सर। चौथा कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है क्लामाइडाइसिस, 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 हाँ कि ना? यस सर। ये किसके द्वारा कॉज होता है? ये क्लामाइडिया तलैकोमैटिस के द्वारा कॉज होता है। क्लामाइडिया तलैको क्या देते हैं? तलैकोमैटिस। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है इसमें, ठीक है? तो क्लेमाइडिया तलेकोमैटिस, तलेकोमैटिस, हाँ कि ना? तो गलत हो सकता है, तो तीन नाम ऐसे है ना, तो कई बार प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाते हैं मेरे, ठीक है? तो ये चार बैक्टीरिया एसटीडीज हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। अब हम लोग तो किसके बारे में पढ़ना है? अब तो ये बैक्टीरियल एसटीडीज हो गए। अब हम लोग तो वायरल एसटीडीज के बारे में पढ़ना है, वायरस के द्वारा कॉज किए गए। तो हम लोग तो वायरस में बस नाम याद रखने हैं। पहला कौन है? पहला है जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस। कौन है पहला? जेनाइटल हर्पिस, हाँ कि ना? यस सर। इनके नाम में यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूँ क्या यार, नोट्स में? नोट्स में होंगे तो फिर मैं नहीं लिखूंगा यार, बहुत। हम्म, हाँ, बैक्टीरियल है, वायरल है, हाँ ये ला, ठीक है। तो जेनाइटल हर्पिस का पॉजिटिव रीजन क्या है? हर्पिस सिम्पलेक्स वायरस 2, हाँ कि ना? HSV2, हाँ कि ना?
जेनाइटल वॉस, जो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ह्यूमन पेपिलोना वायरस 2 एचपीवी, यानी ह्यूमन पेपिलोना वायरस 2 नहीं, ह्यूमन पेपिलोना वायरस एचपीवी, हाँ कि ना? यस सर। हेपेटाइटिस बी का कॉजेटिव एजेंट कौन है, हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी, हाँ कि ना? एड्स का कॉजेटिव एजेंट कौन है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हाँ कि ना? अब प्रोटोजोन के द्वारा एक एसटीडीज होती है जो हम लोग तो याद रखना है, जिसका नाम है तलाइकोमोनियासिस, जिसका कॉजेटिव एजेंट है तलाइकोमोनास वेजाइनलिस, हाँ कि ना? ये सब नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद एक डेटा है जो दिया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हाँ कि ना? हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस, हाँ कि ना? और बता देते एस जो है, ये जो है, ये नॉन क्योरेबल है, ये किसी भी तरीके से क्योर नहीं किए जा सकते, ये किसी भी तरीके से क्योर नहीं किए जा सकते, ये नॉन क्योरेबल इन्फेक्शन है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ह्यूमन वर्ल्ड में कौन था, लुइस ब्राउन, कौन था, लुइस ब्राउन, हाँ कि ना? यस सर। कौन था, लुइस ब्राउन। और इंडिया में सबसे पहले कौन थे, दुर्गा, इंडिया में सबसे पहले कौन थी, दुर्गा, हाँ कि ना? कौन, टेस्ट ट्यूब बेबी, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। और एमनियोसेंटेसिस तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, तो इतनी सी बात है, इतना सा अब तो पढ़ना है। ये बैक्टीरियल एस्टिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, पर यही बता चुका हूँ पूरा, ठीक है। ये देखो, ये इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि पॉज करके पढ़ सको। ये इनफर्टिलिटी का एक ही बार में पढ़ लेना बस, ठीक है। तो अब ये इनफर्टिलिटी का, और फिर बता देते हैं ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का पढ़ लेना, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा रहा तो बता चुका हूँ यार, इतना बेसिक से, ठीक है। तो जय राम जी की, बस।